हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं ईसीयू के बारे में। ईसीयू के बारे में जो है इस वीडियो में पूरे ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि ईसीयू के जो इनपुट सिग्नल्स होते हैं, आउटपुट सिग्नल्स होते हैं, वो कितने तरीक़ों के होते हैं, उनकी डिज़ाइनिंग किस तरीके से की जाती है और उनकी ऑपरेटिंग कंडीशंस क्या है। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए और अच्छे से आपको याद रहें ये सारी चीज़ें और अब इनके नोट्स ले सकें, इसके लिए जो है हम अपने वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो अभी जो है आप अपने स्क्रीन पे जो देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा कि ईसीयू की ऑपरेटिंग कंडीशंस लिखी हुई है। ईसीयू की ऑपरेटिंग कंडीशन में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो हमारा एक्सट्रीम टेम्परेचर में जो है वो उसको काम कर लेना चाहिए। अब एक्सट्रीम टेम्परेचर से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है कि मान लीजिए कि आप अपनी व्हीकल को अगर कश्मीर में यूज़ करते हैं या कन्याकुमारी में यूज़ करते हैं तो जो टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन है यहाँ पे माइनस से लेके प्लस तक का, उसको जो है वो झेलना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो कि अगर आपकी गाड़ी को आप कोल्ड कंडीशन में चला रहे हैं और हॉट कंडीशन में चला रहे हैं तो वहाँ पे जो है आपको अलग अलग प्रोसेसेस देखने को मिले। तो हीट का जो इफेक्ट है या फिर मैं कहूँ टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो आपकी ईसीयू के ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। वो अच्छे तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आप डीजल व्हीकल्स के अंदर भी जो हमारा ईसीयू इंट्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर जब इंट्रोड्यूस होता है तो कोई भी चीज़ जो है उसको पूरा टेस्ट किया जाता है, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल्स जो है सिर्फ आपके नॉर्दर्न रीजन में यूज़ नहीं होंगी, वो आपकी हिली एरियाज़ में भी यूज़ होती हैं, आपके जो है वो सदर्न एरियाज़ में भी यूज़ होती हैं। और जिस तरीके से हमारा इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री मूव कर रहा है जितनी तेज़ एमिशन नॉर्म्स को कम करने के लिए, हमें जो है इन सब चीज़ों को और अच्छे से देखना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा जो मॉइस्चर का इफेक्ट है वो नहीं पड़ना चाहिए। अब मॉइस्चर का इफेक्ट अगर यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो आपके ईसीयू पे पड़ेगा तो इससे जो है क्या होता है कि हमारे प्रोसेसिंग यूनिट्स पे जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि मॉइस्चर जो है बेसिकली आपके ना सेंसर्स को ख़राब करेगा ना एक्चुएटर्स को, उन पे ज़्यादा जो है इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि वो कवर के अंदर है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है वो हमारी प्लास्टिक बॉडी, मेटेलिक बॉडी के अंदर जो हमारे ईसीयूज़ के अंदर जो कंट्रोलर्स लगे हुए हैं वो जो है बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। ये बहुत बार देखा भी गया है कि ऐसी चीज़ों के कारण जो है हमारे ईसीयूज़ के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स आती थी पहले, अब नहीं आती हैं। अब जो है उनके और ऑपरेटिंग कंडीशन को अच्छा बनाया, इसलिए ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये अब की जो लेटेस्ट कंडीशंस हैं ईसीयूज़ की वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद देखा गया कि ईसीयू के अंदर जो प्रॉब्लम आती थी तीसरी, वो आती थी कि हमारा वो मैकेनिकल स्ट्रेस एंड वाइब्रेशंस में काम नहीं करता। लेकिन अब जितनी भी चीज़ें हैं वो अच्छे से काम कर रही हैं, उनको जो है वो ईसीयूज़ को जो काम करना चाहिए वो हमारे जितने भी स्ट्रेस होते हैं उनको और जितने भी मैकेनिकल वाइब्रेशंस होती हैं उनको झेल लेना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं डीजल व्हीकल के अंदर, जैसा आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस होती हैं उन व्हीकल्स में, लेकिन वही व्हीकल्स अगर आप डीजल की एक किसी इंडियन मैन्युफैक्चरर की चलाइए, जो आपकी पुराना इंडिका आती थी उसको चलाइए, और वही जो है आप उसको मर्सिडीज़ को चलाइए, तो उसमें आपको दिखेगा कि वाइब्रेशंस का कितना फ़र्क था। वो बेसिकली वाइब्रेशंस जो है बहुत चीज़ों से कम होती हैं। आप किस तरीके का पंप इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी व्हीकल के अंदर, क्या आपका इंजेक्शन सिस्टम है, किस तरीके से जो है आपने एनवीएच पे काम किया हुआ है। तो एनवीएच पे अच्छे से काम होता चला गया, ईसीयूज़ डेवलप होते चले गए, इसीलिए जो है आज के टाइम पे मर्सिडीज़ के अंदर नंबर ऑफ़ ईसीयूज़ ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे जितने भी टाटा की व्हीकल्स हैं, महिंद्रा की व्हीकल्स हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कंफर्ट हमने बढ़ाया, और इसके बारे में जो है मैंने बहुत खुल के बात करी है अपनी इससे पहले वाली वीडियो में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको समझ में आएगा कि ऑटोसार बेसिकली सिस्टम क्यों लाएगा। उसके बाद अगर तीसरी बात की जाए यहाँ पे तो वो है कि हमारा जो वीक बैटरीज़ हैं, वीकर बैटरीज़ में भी जो है आपके सिस्टम को चलना चाहिए। अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि बैटरी के वोल्टेजेस का इफेक्ट बहुत पड़ता है। आपने एक टर्म सुना होगा कि व्हीकल्स को कभी भी जो है हमें शुरू नहीं करना चाहिए धक्का मार के जिसके अंदर ईसीयूज़ होते हैं। अब धक्का मार के क्यों इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसका कारण यही है, वोल्टेज का जो सिस्टम फ्लक्चुएशन होता है। लेकिन अब जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है। अब इन फ्लक्चुएशंस को आपका ईसीयू बहुत हद तक सह लेगा, लेकिन आप किसी भी चीज़ के ऊपर कॉन्टीन्यूस स्ट्रेस डालेंगे तो वो फटीग में बदल जाता है। अब वो जो है चीज़ें क्रैक कर सकती हैं, वो सब चीज़ें जो है उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन क्रिएट कर सकती हैं। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ज़्यादा आपको पुश स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपकी बैटरी ख़राब हो चुकी है तो आप उसको एक बार पुश स्टार्ट कीजिए, गाड़ी को थोड़ा चार्ज कर लीजिए या फिर जहाँ भी आपका बैटरी का प्लेस है वहाँ तक ले जाइए। लेकिन ऐसा नहीं हो कि हर अगले दिन आप जो है उसको पुश स्टार्ट कर रहे हैं, इससे जो है आपके ईसीयूज़ ख़राब भी होते हैं, और ख़राब होने के बाद जो है उसकी कोई रिप्लेसमेंट या कोई रिपेयरमेंट शायद ही है, क्योंकि उसके अंदर जो है पूरी प्रोग्रामिंग, माइक्रोचिप, ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं। जिस तरीके से ऑटोसार डेवलप हो रहा है हो सकता है कि आपका वो सही भी हो जाए, लेकिन अभी तक जो है ऐसा इंडिया में अभी तक कुछ तो आया नहीं है। लेकिन अब रीमैपिंग बहुत अच्छी होती है इंडिया में, आई मीन टू से। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैपेबिलिटीज़। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का क्या होता था कि अगर आपने देखा होगा कि आपकी व्हीकल्स जो होती थी उनके अंदर जो है जब फ़ोन आता था और रेडियो चलता था तो इंटरवीन क्रिएट होता था, उसमें वाइब्रेशंस आते थे, ऐसा झर्र सी आवाज़ आती थी। तो इन सब चीज़ों को जो हमने कम किया, अब आपको वो भी आवाज़ नहीं आती FM रेडियोज़ के अंदर। तो उसके लिए हम बात करेंगे नेटवर्किंग सिस्टम में, किस तरीके से नेटवर्किंग सिस्टम का हमने जो है डेवलप किया। तो उसके लिए जो है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
तो अभी ECUs की बात करूँ तो इन सब चीज़ों के उसका जो है इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो है वहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर इफेक्ट पड़ा तो हमारे जितने भी उसके अंदर कंडक्टर्स लगे हुए हैं, जितनी भी चीज़ें लगी हुई हैं, उन सब पे जो है बहुत एडवर्स इफेक्ट आएगा और आपके इनपुट और आउटपुट सिग्नल्स जो है बहुत ज़्यादा चेंज होंगे। तो ये तो बात हो गई ऑपरेटिंग कंडीशंस की। अब हम बात कर लेते हैं इनके डिज़ाइंस की। अब अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो जो है यहाँ पे आपको 2 इमेज दिख रही होंगी। पहली इमेज जो ये वाली आपको दिख रही है, इसके अंदर जो है आपका बेसिक सिस्टम है। ये आपको हर व्हीकल में लगा हुआ दिखेगा ये सिस्टम। इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हम जिसको बोलते हैं, वो जो है यहाँ पे इसके ऊपर आपके सिस्टम्स लगे हुए हैं और जितने भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होते हैं वो यहाँ पे हमने लगा रखा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इस ब्लैक सिस्टम की जो होल्स बने हुए हैं, ये जो है बेसिकली हमारे कनेक्टर्स हैं। इसके अंदर सेंसर्स की वायर्स आ रही होती हैं, जो हमारे माइक्रो कंट्रोलर के इनपुट्स होते हैं वो यहाँ से इनपुट्स लेते हैं या आउटपुट देते हैं एक्चुएटर्स को। वो सारा कनेक्शन जो है हम बेसिकली इस ब्लैक बॉक्स पे करते हैं या फिर इस ब्लैक प्लग इन पॉइंट्स पे करते हैं। उसके बाद जो ये आप बॉक्स देख रहे हैं सिल्वर का, ये हमारा प्लास्टिक का भी हो सकता है और मेटल का भी हो सकता है। लेकिन इन सिस्टम्स को जो है ये जो हमारा हाइब्रिड ये जो सिस्टम है, इसको हम नॉर्मल ECUs में अगर कन्वर्ट करें तो उसको हम बोलते हैं। लेकिन इसके बाद आया एक हाइब्रिड सिस्टम। अब तो हाइब्रिड सिस्टम जो आने का कारण था वो था हमारा चेंज हुआ टेक्नोलॉजी का। अब इंडिया के अंदर तो मुझे नहीं पता कोई कौन सी कंपनी यूज़ करते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर वो पंप्स यूज़ नहीं हो रहे। हो सकता है आगे इस्तेमाल हो। आपने एक पंप का नाम सुना होगा, यूनिट इंजेक्शन पंप। यूनिट इंजेक्शन पंप्स में जो है बेसिकली बहुत कॉम्पैक्ट सिस्टम है। वो बेसिकली आपके कैम ड्राइव से चालू होता है। वो आपके इंजन के ऊपर थोड़ा इफेक्ट भी डाल सकता है, लेकिन आपका जो हाई प्रेशर पंप आते हैं वो भी जो है कैम से ही बेसिकली ड्राइव्स लेते हैं। लेकिन इसके अंदर जो प्रेशर जनरेट होता है वो जो है अभी उसके बराबर है। लेकिन इंडिया के अंदर अभी ये सिस्टम आया नहीं है, तो उस चीज़ को जो है बेसिकली जर्मन्स ने अपनी जितनी भी हैवी व्हीकल्स हैं उसमें जो है वो इस्तेमाल करें। तो उसके लिए उन्होंने हाइब्रिड सिस्टम, हाइब्रिड ECU का जो है ईजाद किया। अब हाइब्रिड सिस्टम जो है या फिर हाइब्रिड ECU जो डायरेक्टली आपके इंजन के ऊपर लगता है, वो जो है उसकी हीट से भी इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये सब जो सिस्टम्स हैं नॉर्मल ECUs है उस पर थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है, लेकिन इनको भी जो है अब हमने कम कर दिया है। तो अब जो है हमारा हाइब्रिड सिस्टम बेसिकली पूरे का पूरा हमारा इंजन के ऊपर माउंटेड रहता है। आपको जो यहाँ पे ये ब्लैक दिख रहा है, ये जो पूरा सिस्टम है ये हमारा ECU है। उसके बाद जो ये वायर देख रहे हैं ये बेसिकली ECU की जो आउटपुट वायर्स हैं और इनपुट वायर्स हैं वो जो है इसके अंदर कनेक्टेड हैं। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये हमारा फ्यूल इंजेक्टर्स है। इनके ऊपर जो है हम वीडियोस बनाएंगे, आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से UIC पंप्स या फिर UIC इंजेक्टर्स जो हैं वो अच्छी तरीके से काम करते हैं। उसके बाद हमारा सिस्टम्स आता है कि इनपुट और आउटपुट सिग्नल कितने तरीके के होते हैं। और इनपुट और आउटपुट सिग्नल्स की अगर मैं बात करूँ तो हमारे 3 तरीके के इनपुट्स हैं, 2 तरीके के आउटपुट्स हैं। अब 3 तरीके के इनपुट्स में जो है हमारा डिपेंड करता है कि हमारा सेंसर किस प्रिंसिपल पे बना हुआ है। तो अब देख लेते हैं हमारे इनपुट सिग्नल्स के बारे में। इनपुट सिग्नल्स जो है बेसिकली आपको 3 तरीके का जैसे मैंने बताया। सबसे पहला है हमारा एनालॉग टाइप। अब एनालॉग टाइप जो सिस्टम है वो बेसिकली बहुत ही अलग अलग वेरिएशंस के सिस्टम्स हैं या फिर जो उनकी आउटपुट्स हैं, करंट्स हैं, उनको जो है वो मेजर कर सकता है। अब अगर मैं बात करूँ इसके लोअर साइड से और अपर साइड से, तो यहाँ पे जो है बेसिकली हमारा जितना सिस्टम काम करता है वो 0 to 5 वोल्ट्स पे जो है काम करेगा। लेकिन इसका जो इस्तेमाल है वो बेसिकली आपके मास फ्लो सेंसर, कूलेंट सेंसर्स, इनटेक एयर सेंसर्स, इन सब चीज़ों में जो है बेसिकली इनका इस्तेमाल होता है। और ये इनके लिए जो है बस हमें एक एक्स्ट्रा चीज़ लगानी पड़ती है जो हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो है बेसिकली क्या करता है कि हमारे जितने भी एनालॉग इनपुट्स हैं जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं, इनको जो है वो डिजिटली कन्वर्ट करता है ताकि माइक्रो प्रोसेसर जो है इनका अच्छे से काम कर सके या फिर माइक्रो प्रोसेसर जो है इनसे अच्छे से इनपुट्स ले सके और आउटपुट जनरेट कर सके। उसके बाद आता है हमारा डिजिटल में जो है आपको दिखेंगे आपको 0 या 1 या 0। तो इस तरीके के जो सिग्नल्स होते हैं इनपुट सिग्नल्स, ये हमारे स्विच पे सिग्नल्स का इस्तेमाल आते हैं कि हमारा स्विच ऑन है कि ऑफ है, किस तरीके से सिग्नल्स हैं। ये बेसिकली हमारे मोटर के इनपुट होते हैं। जैसे ही हमारे मोटर जो ऑटोमेटिक, आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि आपके AC अपने आप बंद भी हो जाते हैं जैसे जैसे आपकी व्हीकल के अंदर लोड कम होता है। और इसके लिए जो है आप हमारी AC वाली वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आए कि मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ। AC वाले के कंप्रेसर्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लचेस होते हैं, वो भी जो है इसके इनपुट्स जो देते हैं वो हमारे डिजिटल इनपुट फॉर्म्स में देते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो मैग्नो रेजिस्टिव सेंसर्स जितने भी आपने देखे होंगे, हॉल सेंसर्स देखे होंगे, वो जो है बेसिकली इस पे काम भी करते हैं। उसके बाद जो हमारा आता है वो हमारा पल्स टाइप इनपुट सिग्नल्स आते हैं। पल्स टाइप इनपुट सिग्नल्स जो है बेसिकली हमने
पल्स विथ मॉड्यूलेशन सिस्टम सुना होगा, लेकिन उसके अंदर अगर आपके इनपुट सिग्नल्स की अगर मैं बात करूँ तो आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी गियर्स होते हैं या फिर जितने भी कैम शाफ्ट गियर्स होते हैं, क्रैंक शाफ्ट सेंसर्स होते हैं, उनके ऊपर जो है हमारा एक रेफरेंस मार्क होता है। उस रेफरेंस मार्क को नोट करने के लिए हमारा इस सिस्टम का जो है या फिर इस इनपुट टाइप के सिग्नल्स जो है जनरेट किए जाते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे जो मैंने एक पॉइंट नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, एक होता है हमारा जो हमारा सिग्नल कंडीशनिंग करता है। अब सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम जो है बेसिकली कैसे काम करता है वो आपको बताता हूँ। सिग्नल कंडीशनिंग के अंदर क्या होता है कि हमारे फिल्टर्स लगे हुए रहते हैं, वो जो है हमारे इनपुट और इंटरफेरेंस सिग्नल्स को जो है वो दिखता है कि कौन से सिग्नल्स यूज़फुल हैं और कौन से नहीं, और उसके हिसाब से जो है उसके अंदर चेंजेस होते हैं। फिर वो सिग्नल्स हमारे माइक्रो कंट्रोलर से आउटपुट जनरेट होते हैं, वो भी सिग्नल के फॉर्म में। और माइक्रो कंट्रोलर जो है वो सेल्फ सफिशिएंट होता है इतना आउटपुट जनरेट करने के लिए कि आपको वो एक्चुएटर्स को रन कर सके। एक्चुएटर्स के ऊपर भी जो है हमने पूरी वीडियो तैयार की हुई है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि उसमें भी जो है मैं बात करूँगा कितने तरीके के एक्चुएटर्स होते हैं। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे देखा कि हमारे 2 तरीके के आउटपुट सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं, वो हमारा एक स्विचिंग सिग्नल्स है, एक हमारा पल्स विथ मॉड्यूलेशन सिग्नल है। अब दोनों ही जो है अलग अलग चीज़ों के लिए जो इस्तेमाल होते हैं। अगर मैं बात करूँ स्विचिंग सिग्नल्स की तो ये जो है बेसिकली हमारे ऑन एंड ऑफ क्रिएट के लिए होते हैं, मतलब कि आपके स्विच सिग्नल्स हैं, आपके मोटर को ऑफ करना है, आपके कंप्रेसर को बंद करना है, इन सब चीज़ों के लिए जो है हम इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ पल्स विथ मॉड्यूलेशन सिग्नल की। पल्स विथ मॉड्यूलेशन सिग्नल जो है वो बेसिकली हमारे जितने भी प्रिसाइज कंट्रोल एक्चुएटर्स होते हैं, जैसे कि आपके EGR हो गया, बूस्ट कंट्रोल सेंसर्स एक्चुएटर्स हो गए, इन सब चीज़ों के लिए जो है हम पल्स विथ मॉड्यूलेशन का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो ये सभी चीज़ें थी बेसिकली हमारे ब्रीफ में डिस्कस करने के लिए ECU के बारे में। अब जो है हम बात करेंगे इसके अगले वीडियो में कि नेटवर्किंग कितने तरीके की होती है और किस तरीके से होती है, किस तरीके से आपकी व्हीकल के अंदर नेटवर्किंग की जाती है और क्यों जो है उसी नेटवर्किंग सिस्टम को जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि हर हफ्ते ही जो है हम ऐसी वीडियोज़ डालते रहते हैं। और आज वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।